सुहानी ने वंश की ओर देखा। उसका चेहरा कितना भोला मासूम है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे ही लगते हैं। वंश गोरा चिट्टा बच्चा था, जिसको देखकर सभी का उसे प्यार करने को मन होता। फिर सुहानी तो उसकी माँ थी। सारा दिन उसकी शरारतें देखकर खुश होती। बेटे को पाकर तो उसे ऐसा लगता कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए। वंश से बड़ी 8-9 साल की बेटी नैना भी कम प्यारी नहीं थी। दोनों बच्चों को जान से भी ज़्यादा चाहने वाली सुहानी उनके प्रति लापरवाह कैसे हो गई। आज तो हद हो गई। जब सुबह वो ऑटो पर बैठने लगी तो वंश उसके पाँव से लिपट गया। प्यार से नहीं माना तो सुहानी ने उसे डांटा। देर तो हो ही रही थी। उसने आओ देखा न ताओ उसके गाल पर एक चांटा जड़ दिया। चांटा कुछ जोर से पड़ गया था। उंगलियों के निशान गाल पर उभर आए थे। वंश के रोने की आवाज़ सुनकर उसके दादाजी बाहर आ गए और वंश को गोद में लेकर मनाने लगे। सास ने जो आंखें तरेर कर सुहानी की ओर देखा तो वो सहम गई। ऑटो में बैठते हुए ससुर जी की आवाज़ सुनाई दी, अरे जब करते नहीं बनता तो क्यों करती है नौकरी? यहाँ क्या खाने के लाले पड़ रहे हैं? उस दिन स्कूल में उसका किसी काम में मन नहीं लगा। इच्छा तो हो रही थी छुट्टी लेकर घर चली जाए, पर अभी नौकरी लगे 2-2.5 महीने ही हुए थे। प्रधान अध्यापिका वैसे भी कहती रहती थी, भाई नौकरी तो बच्चों वालों को करनी ही नहीं चाहिए। रहेंगी स्कूल में और ध्यान रहेगा लप्पू लल्ली में। ये कहकर वे एक तिरस्कारपूर्ण हंसी हंसती। वे खुद 46 वर्ष की आयु में भी कुंवारी थी। स्कूल का समय समाप्त होते ही सुहानी ऑटो के लिए ऐसे दौड़ी कि सामने से आती हुई प्रधान अध्यापिका व अन्य 2 अध्यापिकाओं को अभिवादन करना तक भूल गई। ऑटो में आकर बैठने के बाद उसे इस बात का ख्याल आया, दोनों अध्यापिकाओं की प्रधान अध्यापिका के साथ बनती भी अच्छी थी और वे उससे वरिष्ठ भी थी। खैर जो भी हुआ अब क्या हो सकता था। ऑटो वाले से उतावलापन दिखाते हुए कहा, जल्दी चलिए। कुछ दूर जाकर ऑटो वाले ने पूछा, साहब क्या करते हैं? बहुत बड़े वकील हैं, सुहानी ने सागर्व कहा। ऑटो वाले ने मुंह से कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर उसे देख लिया। उसकी इस मुस्कान से उसे सुबह की घटना फिर याद आ गई। जैसे जैसे घर करीब आता गया सुहानी का संकोच बढ़ता चला गया। सास ससुर से कैसे आंख मिलाई? सुबह तो पति सुमित घर पर नहीं थे, पर अब सुमित को भी मालूम हो गया होगा। बच्चों को वे कितना चाहते हैं। जहाँ तक हो सके वे प्यार से ही उन्हें समझाते हैं। बच्चे भी अपने पिता से बहुत हिले मिले थे। घर के आगे ऑटो रुका। वंश रोज की तरह दौड़ कर नहीं आया। नैना भी सिर्फ एक बार झांक कर भीतर चली गई। अंदर जाकर उसने धीरे से वंश को आवाज़ दी। वो दूर से ही बोला, हम नहीं आएंगे, आप मालती हैं, आपसे हमारी कुट्टी हो गई। सुहानी वैसे ही बिस्तर पर पड़ गई। रोते रोते उसके सिर में दर्द होने लगा। वो चुपचाप वैसे ही आंख बंद किए पड़ी रही। किसी ने बत्ती जलाई। सास ही थी। उसके करीब आकर बोली, चलो बहू, हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो। सास की हमदर्दी अच्छी भी लगी और साथ में शर्म भी आई। रात का खाना पीना खत्म हुआ तो सब बिस्तर पर चले गए। सुमित खाना खाकर दूसरे कमरे में चला गया, जरूरी केस देखने। सुहानी को उनका बाहर जाना भी उस दिन राहत ही दे रहा था। वंश करवट बदलते हुए नींद में कुछ बड़बड़ाया। सुहानी ने उसको चादर उड़ाई, फिर नैना की ओर देखा। आज नैना भी उससे घर आने के बाद ज़्यादा बोली नहीं, और दिनों तो स्कूल की छोटी सी छोटी बात बताती, तरह तरह के प्रश्न पूछती रहती, साथ में खाना खाने की जिद करती। फिर सोते समय जब तक एकाध कहानी न सुन ले उसे नींद न आती। पर आज सुहानी को लग रहा था मानो बच्चे पराए उससे दूर हो रहे थे। 2.5 साल के बच्चे में अपना पराया की क्या समझ हो सकती है?
वो तो माँ को ही सब कुछ समझता है। वो दिन भी कितना बुरा था जब वो पहली बार दिशा से मिली थी। सुहानी सोचने लगी, कैसी सजी धजी थी दिशा। बात बात पर उसका हंसना सुहानी को उस दिन वो जीवन से परिपूर्ण एकदम जीवंत लगी। सुमित और मोहन साथ ही पढ़े थे। आजकल मोहन उसी शहर में लॉ कॉलेज में लेक्चरर से तरक्की पाकर प्रोफेसर बन गया था। उस दिन रास्ते में जो मुलाकात हुई तो मोहन ने सुमित और मुझको अपने घर आने का निमंत्रण दिया। वहाँ जाने पर सुहानी भौचक्की सी रह गई। ड्राइंग रूम था या कोई म्यूजियम। महंगी क्रॉकरी में नाश्ता आया, अच्छी नई नई डिशेज। सुहानी तो नाश्ते के दौरान कुछ अधिक न बोली, पर दिशा चहकती रही। शायद भौतिक सुख से परिपूर्ण होने पर आदमी वाचाल हो जाता है। दिशा किसी काम से अंदर चली गई। मोहन और सुमित बीते दिनों की यादों में खोए हुए थे। सुहानी सोचने लगी, उसका पति भी वकालत में इतना तो कमा ही लेता है जिससे आराम से रहा जा सके। खाने पहनने को है, बच्चों को दूध घी की कमी नहीं, बचत भी ठीक है, सुख शांति से भरा पूरा परिवार है। पर मोहन के यहाँ की रौनक देखकर उसे अपना रहन सहन बड़ा तुच्छ सा लगा। दिशा की आवाज़ से सुहानी इतनी बुरी तरह चौंकी कि सुमित और मोहन दोनों उसकी ओर देखने लगे। मोहन ने कहा, शायद भाभी को घर में छोड़े हुए बच्चों की याद आ रही है। भाभी, इतना मोह भी ठीक नहीं। अब देखिए, हमारी श्रीमती जी को ले दे के एक तो बेटा है, सो उसको भी छात्रावास में भेज दिया। मुश्किल से 8-10 साल का है। कहती हैं वहाँ शुरू से रहेगा तो तहजीब सीख लेगा। भाभी आप ही बताइए, क्या घर पर बच्चे शिष्टाचार नहीं सीखते हैं? मोहन शायद आगे भी कुछ कहता, पर दिशा सुहानी का हाथ पकड़कर ये कहते हुए अंदर ले गई, अजी इनकी तो यह आदत है, कोई भी आए तो शुरू हो जाते हैं। भाई हमको तो ऐसी भावुकता पसंद नहीं, आदमी को व्यवहारिक होना चाहिए। उसके व्यवहारिक होने का थोड़ा अंदाजा तो बाहर से ही मिल रहा था। जब अंदर जाकर देखा तो एलईडी टेलीविज़न, कंप्यूटर, चमचमाता महंगा फर्नीचर, ओह क्या क्या गिनाए। सुहानी की हैरानी को दिशा शायद भांप गई थी। बड़े गर्व से, या गर्व के बजाय घमंड कहना ही उचित होगा, बोली, ये सब मेरी मेहनत का फल है। यदि लकी को छात्रावास में ना रखती तो इतने आराम से नौकरी थोड़े ही की जा सकती थी। उसको देखने के लिए आया रखो, फिर उन नौकरों की निगरानी करो, अच्छा सिरदर्द ही समझो। अब मुझे कोई फिक्र नहीं, हर महीने 80,000 रुपये कमा लेती हूँ। काम भी अच्छा ही है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हूँ। जरा ढंग से संवर के रहना, लोगों से मिलना और मुस्कान भी खेड़ते रहना। संवर के रहना किस औरत को अच्छा नहीं लगेगा? अरे मैं ही बोले जा रही हूँ। अच्छा आइए मैं आपको पूरा घर दिखाऊं। शयन कक्ष तो बिल्कुल फिल्मी था। बढ़िया सुंदर डबल बेड और उस पर बिछी चादर इतनी सुंदर कि हाय, सुहानी कल्पना में अपने उस पर सुमित के साथ देखने लगी। सिर को झटक कर उस विचार को तुरंत निकाल देने की कोशिश की। बाहर के कमरे में आने पर सुमित बोला, चलो सुहानी, क्या यहीं रहने का इरादा है? दिशा ने सुमित से कहा, आप इन्हें कभी कभी यहाँ ले आया करिए, इनका मन भी बहला रहेगा, और आपको समय ना हो तो मोहन को फ़ोन कर दीजिए, हम खुद ही इन्हें ले आएंगे। सुहानी की इच्छा तो हुई कि कहे, जब आप लेने आएंगी तो वहीं मेरे घर पर बातचीत हो सकती है, पर उसका मन इतना भारी हो रहा था कि लग रहा था कि अगर एक बोल भी मुंह से निकला तो वो रो देगी। वो समझ रही थी कि दिशा सिर्फ अपने धन का दिखावा भर दिखाना चाहती थी। घर लौटते हुए आधे रास्ते तक दोनों चुप रहे। फिर सुमित एकदम बोला, मोहन की पत्नी भी खूब है। वो आगे कुछ बोले इससे पहले सुहानी ने टोक दिया, हाँ, मुझ जैसी बेवकूफ़ थोड़ी है। उसकी आवाज़ रोआंसी थी। सुमित ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और प्यार से बोला, सुहानी, कैसी बेवकूफ़ों सी बातें करती हो। फिर उसने एकदम दांतों तले जीभ दबा ली। ये वो अनजाने में क्या बोल गया, मानो सुहानी की कही हुई बात का समर्थन कर दिया हो।
एकदम बात बदलते हुए बोला, बहुत देर हो गई, बच्चे शायद सो भी गए होंगे। पर सुहानी की आग्नेय दृष्टि देखकर फिर वो रास्ते भर चुप ही रहा। घर पहुंचने पर सुहानी सिर दर्द का बहाना बना के बिना कुछ खाए पिए लेट गई। पर रात भर उसे दिशा के बेडरूम के ही सपने आते रहे। दिशा की अलमारी में सजी साड़ियों की इंद्रधनुषी छटा रह रह कर आंखों के सामने नाच रही थी। ओह, कितनी साड़ियाँ! रोज एक एक पहने तो साल में उसे 3 या 4 बार से अधिक पहनने का मौका ना आए। अब तो उनकी दूसरी कार भी आने को है। वैसे तो कई लोगों के अच्छे व बड़े घर, कार सब देख चुकी है। खुद उसके भाई साहब के पास कार है, पर वे बहुत बड़े इंजीनियर हैं। अपने पति की बराबरी में तो जो भी हैं, सबका रहन सहन करीब करीब एक सा ही है। सुहानी ने यह नहीं सोचा कि उस दिन की बेचैनी एक दिन उसे नौकरी करने पर मजबूर कर देगी। आवेदन देने के पहले कई दिन तक ऊहापोह में पड़ी रही। 2.5 साल का वंश उसे कौन संभालेगा? सासू माँ बूढ़ी हैं। सुमित से जब राय मांगी तो उन्होंने भी यही कहा, भाई परिस्थितिवश नौकरी करना बुरी बात नहीं, पर तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत पड़ गई? कम से कम वंश ही कुछ बड़ा होकर स्कूल जाने लगे तो ठीक है, फिर आगे तुम्हारी इच्छा। सास ससुर ने भी यही कहा, बहू, वंश को तो हम संभाल लेंगे, हमारा और है ही कौन, पर तुम्हारा शरीर भी तो घर और बाहर दोनों भार को सहन कर सके तब ना। पर उसके सिर पर तो जैसे जुनून सवार था। 6-7 दिन तक तो स्कूल में वंश की खूब याद आती थी, फिर ठीक लगने लगा। पर रोज स्कूल से लौटकर जब घर में कदम रखती तो घर की कुछ अव्यवस्था मन को खटकती। एक दिन जब वो स्कूल से लौटी तो घर में कोई मेहमान आए हुए थे। काम वाली घर पर नहीं थी, तो नैना उनको पानी दे रही थी। नैना को देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर आ पहुंचा। बाल बिखरे हुए, फ्रॉक की तुरपन उधड़ी हुई, हाथ में पेंटिंग कलर लगे हुए थे। अजीब हाल बना रखा था। नैना को बगल से पकड़कर खींचते हुए वो अंदर ले गई। उसका तमतमाता चेहरा देखकर वहाँ का वातावरण एकदम बोझिल हो गया। नैना सुबकती हुई एक कोने में खड़ी हो गई। उस समय सुहानी को अपनी गलती का ख्याल नहीं आया, बल्कि उसे सब पर गुस्सा आया कि सब उससे खार खाए बैठे हैं और जानबूझकर उसका अपमान करना चाहते हैं। पर आज लगता है वास्तव में उसने अपनी नौकरी के आगे बाकी हर बात को गौर समझ लिया। पहले वो सुमित के मोजे, रुमाल देख कर रख दिया करती थी। उसके कपड़ों पर प्रेस, बटन आदि का भी ध्यान रखती थी। दोपहर के समय बच्चों के पुराने कपड़ों को बड़ा करना, मरम्मत करना आदि काफ़ी कुछ काम कर लेती थी। अब तो सुमित अपने हाथ से बटन लगाना आदि छोटी मोटी मरम्मत खुद कर लेता है, पर मुंह से कुछ नहीं बोलता। वंश भी इन 2 ही महीनों में कुछ दुबला हो गया है। दादी दूध दे सकती हैं, खिला सकती हैं, प्यार भी बहुत करती हैं, पर माँ की ममता व आरंभिक शिक्षा कोई और थोड़ी ही दे सकता है। फिर उसके कमाने से क्या फ़ायदा हुआ, सिवाय इसके कि घर का खर्चा पहले से बढ़ गया। सब कपड़े धोबी को जाने लगे और कपड़ों का नुकसान भी ज़्यादा होने लगा। अब महरी को भी काम बढ़ जाने से ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। ऑटो का खर्चा अलग। इस प्रकार मासिक खर्च बढ़ ही गए। इसके अलावा घर और बच्चे अव्यवस्थित हो गए सो अलग। सास बेचारी दिन भर काम में पिसती रहती और जब नहीं कर पाती तो बड़बड़ाती रहती। इन्हीं 2 महीनों में घर की शांति भंग हो गई। जिस पर उसने जो कल्पना की थी कि अपनी तनख्वाह से घर की सजावट के लिए कुछ खरीदेगी, उसे कार्य रूप से परिणत करना कितना मुश्किल है, यह उसे तुरंत पता लग गया। उसे कुछ कहने में ही झिझक हो रही थी, कहीं सुमित यह न समझ ले कि उसने सिर्फ इन दिखावे की चीज़ों के लिए ही नौकरी की है। सुमित के मन में हीन भावना भी आ सकती है, पर यह सब उसे पहले क्यों नहीं सूझा। खैर, अब तो सुध आ गई, बाज आई ऐसी नौकरी से, उसने मन ही मन सोचा। बच्चे जरा बड़े हो जाएंगे तो देखा जाएगा।
अगले दिन उसने सुमित के चपरासी के हाथों 1 महीने का नोटिस देते हुए अपना त्याग पत्र तथा 1 दिन के आकस्मिक अवकाश की अर्जी भेज दी। सुमित ने यही समझा कि शायद तबीयत खराब होने से 1-2 दिन की छुट्टी ले रखी है। बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी पड़नी शुरू हो चुकी थी। बहुत दिनों बाद उस रात को दोनों चहलकदमी को निकले। सुमित ने पूछा, क्यों, अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? तुमने कितने दिन की छुट्टी ले ली है? सुहानी बोली, हमेशा के लिए। सुमित परेशान सा उसकी ओर देखने लगा। सच? सुहानी, सच? अब तुम स्कूल नहीं जाओगी? चलो, अब कमीज पैंट में बटन नहीं टाकने पड़ेंगे। धोबी को डांटने का काम भी अब तुम संभाल लोगी। हाँ, अब रात को पास आने पर थके होने का बहाना भी नहीं कर सकती। वो शरारत से मुस्कुराया। पर यह तो बताओ, नौकरी छोड़ क्यों दी? सुहानी उसके उतावलेपन को देखकर हंसते हुए मजा ले रही थी। उसे पति पर दया भी आई। बोली, हाँ, मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। जनाब दर्जी तो बन ही जाते। अजीब आदमी हो, कम से कम एक बार तो मुंह से कहा होता कि सुहानी, तुम्हारे स्कूल जाने से मुझे कितनी परेशानी होती है। डियर, हम तो शुरू से कहना चाहते थे, पर हमारी बात आपको तब जचती थोड़े ही। हमने भी सोचा कर लेने दो थोड़े मन की, अपने आप सब हाल सामने आएगा तो जान जाएंगी। पर यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी नौकरी छोड़ने को तैयार हो जाओगी। खैर, तुमने अपनी परिस्थिति को पहचान लिया तो सब ठीक है। फिर थोड़ा रुक कर बोले, हाँ सुहानी, सद्गृहिणी बनना कितना कठिन है। तुम जब अपने इस दायित्व को अच्छे से निभाती हो तो मुझे कितना गर्व होता है। मालूम है, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें घर से बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी ओर से पूरी छूट है। तुम पढ़ो लिखो, कुछ नया सीखो, पर अपने दायित्व को समझ कर। फिर कुछ दूर दोनों मौन चलते रहे। सुमित को लग रहा था कि सुहानी कुछ पूछना चाह रही है पर हिचक रही है। 2-3 बार उसने सुहानी की ओर देखा, मानो हिम्मत बंधा रहा हो। दिशा को देखकर आपको यह नहीं लगता कि वो कितनी लायक औरत है? उसने अपना घर कैसे सजा लिया है? तब आपको मुझ में कमी नहीं लगती? आखिर सुहानी ने पूछ ही लिया। सुमित इतना खुलकर हंसे कि राह के इक्का दुक्का लोग भी मुड़कर उनकी ओर देखने लगे। आखिर हंसने का यह कैसा और कौन सा मौका है, सुहानी समझ न पाई। जब उनकी हंसी रुकी तो बोले, तुमको क्या लगता है कि मोहन बहुत खुश है? वो क्या कह रहा था मालूम है? यार, जवान का स्वाद ही चला गया। मनपसंद चीज़ें खाए अरसा हो गया। श्रीमती जी दफ्तर से आकर पराठे सेक देती हैं बस। इतवार के दिन वे छुट्टी के मूड में रहती हैं। देर से उठना, आराम से नहाना धोना, फिर होटल में खाना, पिक्चर, बस। यार, तू बड़ा सुखी है। यहाँ तो हर महीने माँ बाप को रुपए भेजने पर टोका जाता है। आखिर माँ बाप के प्रति कुछ फर्ज भी तो है कि नहीं? और सुनोगी, उस दिन हमारे बच्चों को देखकर बोला, यार तुम्हारे बच्चे कितने सलीके से रहते हैं। इच्छा तो होती है कि दिशा को बताऊं कि देखो, इन बच्चों को शिष्टाचार की कोई सीख कॉन्वेंट या पब्लिक स्कूल से नहीं बल्कि माँ के सिखाने से मिली है। मैंने ये सुनकर कैसा अनुभव किया होगा तुम अनुमान लगा सकती हो। यही तुम्हारी जीत थी और तुम्हारी जीत यानी मेरी जीत। दिशा की आधी तनख्वाह तो अपनी साड़ियों, मेकअप, होटल और सैर सपाटे में खर्च हो जाती है। बेटे को छात्रावास में रखने का खर्च अलग। उसमें अहम की भावना है और मेरे की भावना से ग्रस्त वो यही समझती है कि उसकी नौकरी करने से ही घर में इतनी चीज़ें आई हैं। जहाँ ये मेरे की भावना आई, घर की सुख शांति नष्ट समझो। कुछ रुक कर सुमित बोले, चलो सुहानी, अब घर चलें, काफ़ी दूर निकल आए हैं। फिर धीरे से बोले, आज के बाद रात को थकान का बहाना न चलेगा। सुहानी को गुदगुदी सी हुई और बहुत दिनों बाद उसके मन में बसी बेचैनी दूर जाती लगी। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।